इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जब पत्तियां सूखने लग जाएं और उसमें हमको कीड़े के छेद दिखने लग जाएं और उसमें हमें गोंद का रिसाव दिखने लग जाए, मतलब कि मैंगो का सूखा रोग है, आम का सूखा रोग है, उसे सिवियरली इन्फेक्टेड है, बहुत भयंकर इसमें बीमारी आई हुई है। अभी हम दूसरे रोग के बारे में बात करेंगे। इसमें ऊपर से जो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा जो सिम्टम है ये डाईबैक का सिम्टम है। अब हम इसको अगर तोड़ेंगे तो भी इसमें हमें अंदर सब काला काला नजर आएगा। जो दूसरा आपका बीमारी है वो है एंथ्रेक्नोज। इसकी पत्ती पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये ऐसे निशान हैं। तो ये इस तरह से ये 3 बीमारियां आम की बहुत भयंकर हैं और इनकी वजह से लॉस बहुत ज़्यादा होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृषि कनेक्शन के इस नए एपिसोड में। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी द्विवेदी है और मैं पौधा रोग विज्ञान विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। आज हम आपको बताएंगे आम में सूखा रोग जो लग रहा है, जो कि आजकल बिहार में बहुत ज़्यादा आया हुआ है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आम में सूखा रोग और जो आम में डाईबैक रोग रखता है इसके बीच के फ़र्क क्या हैं, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि इनका बचाव कैसे करना है, इनका मैनेजमेंट कैसे करना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही पुराना पेड़ है, ये वैरायटी है बम्बैया। हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं ये जो मैंगो का डिक्लाइन या मैंगो का सूखा रोग है, आम का सूखा रोग है, उसे सिवियरली इन्फेक्टेड है, बहुत भयंकर तरह से सूख चुका है। और मैं जिस तरफ पॉइंट कर रही हूँ, अगर आप उधर देख सकते हो, यहाँ पर सूखी सूखी पत्तियाँ लगी हैं। ये इस बीमारी का सबसे प्रचंड सिम्टम होता है। सूखने से पत्तियां शुरू होती हैं, हल्की हल्की ड्रूप करेंगी, हरी पत्ती सूख के नीचे की तरफ झुकेगी, फिर वो पत्तियां पीली हो जाती हैं और उसके बाद ये हाल होता है जिसमें पूरा का पूरा आपका जो ये तना है ये मरने भी लगता है। ये 2 तरह से सिम्टम आता है। इस पेड़ में आप देख सकते हैं कि आधा पेड़ खत्म हो चुका है लेकिन आधा पेड़ हरा है अभी भी। कई बार होता है कि पूरा का पूरा पेड़ सूखता है, कई बार होता है कि सिर्फ एक डाल सूखती है। ये सारे के सारे सिम्टम्स ये सब आपके मैंगो का जो आम का जो सूखा रोग है उसके अंदर आते हैं। पहला सिम्टम मैंने बताया आपको कि पत्ती सूखती है और वहीं पर मर जाती है, झड़ती नहीं है, वहीं पर लगी लगी मर जाएगी। दूसरा इसका सिम्टम है इसमें गोंद का रिसाव होना। बहुत ज़्यादा इसमें गोंद का रिसाव होता है। अगर आप ये देख सकते हो कि इसमें गोंद कितनी ज़्यादा गिरी हुई है, ठीक है। अभी लोग ये भी कहते हैं कि जो ये आम का सूखा रोग होता है इसमें तो ये जनरली कीड़े की वजह से होता है, इसमें बीमारी है नहीं। लेकिन मैं ये भ्रांति यहाँ पर तोड़ना चाहती हूँ। इसमें आपका कीड़ा भी लगता है और आपकी बीमारी भी आती है। और जो ये गोंद निकलती है ये गोंद आपकी 2 चीज़ें बताती है। ये बताती है पहली बात कि पेड़ को सिवियर स्ट्रेस है, स्ट्रेस मतलब वो बहुत ज़्यादा तनाव में है। तो हम गोंद निकलना, जो गोंद का रिसाव इसे अंग्रेज़ी में गमोसिस कहा जाता है, ये कह लीजिए एक तरह से ये पेड़ के आंसू हैं। वो बता रहा है कि मैं इतने ज़्यादा तनाव में हूँ कि मुझे बचा लो, इस तरह का ये क्राई कर रहा है। इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जब पत्तियाँ सूखने लग जाएं और उसमें हमको कीड़े के छेद दिखने लग जाएं और उसमें हमें गोंद का रिसाव दिखने लग जाए, मतलब कि पेड़ बहुत भयंकर बीमारी से ग्रस्त है और अगर अब हमने इसको नहीं कंट्रोल किया तो इसके बाद ये पेड़ बचाना मुश्किल है। जैसे आप देख सकते हैं ये पेड़, इसका बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी हम इसका बचाव करने की कोशिश करेंगे। इस पेड़ में आधे में पूरी बीमारी खा चुकी है। इसमें तना छेदक कीट भी लगा हुआ है। ये तना छेदक कीट के सारे छेद हैं। हम ये बीमारी का बताते हैं, ये आपकी सॉइल बॉर्न बीमारी है, यानी मिट्टी से आती है। इसके कारक क्या हैं? ये सेरेटोसिस्टिस फिम्ब्रियाटा करके एक फफूंद होती है, उससे फैलता है। और इस मेन सेरेटोसिस्टिस के साथ इसमें लेसर डिप्लोडिया और फ्यूजेरियम भी कारक होते हैं। तो ये कह लीजिए एक तरह से कॉम्प्लेक्स की तरह आता है, या कभी कभी सिंगली सेरेटोसिस्टिस की वजह से आता है। यहाँ पर एक जानने वाली बात और भी है इस बीमारी के लिए कि जो आम का जो सूखा रोग है या जिसे हम सडन डिक्लाइन कहते हैं, जिसके बारे में अभी बात कर रहे हैं, इससे कोई भी वैरायटी जो अभी चल रही है बिहार में, ऐसी कोई भी वैरायटी नहीं है जो इससे क्षतिग्रस्त ना होती हो। किसी में भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये बीमारी कहीं पर भी आ सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में कि ये फैलती कैसे है। ये मिट्टी से मिट्टी में जाती है, क्योंकि इसका जितना आपका पैथोजन है सेरेटोसिस्टिस वो मिट्टी में ही रहता है। इतना स्लो इसका मूवमेंट है किसी भी ऑर्चर्ड में कि ये
आज जैसे एक पेड़ खत्म हुआ है, अब हम ये नहीं कह सकते कि अगला पेड़ वो साइड वाला खत्म होगा, ऐसा नहीं है। ये इसको छोड़ के किस पेड़ पर जाएगी ये अब से 2 साल बाद समझ में आएगा। तो ये इतना स्लो है, लेकिन इसीलिए इसका इंटेलिजेंटली इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या करने की ज़रूरत है कि जब हम आज इस पेड़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं, इसमें हम दवा डाल रहे हैं, इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं, तब इसके आसपास के जो 4-5 पेड़ हैं उन सबको हमको दवा डालने की ज़रूरत है। अगर हम एक पेड़ में डाल के छोड़ देंगे तो हमने सिर्फ ज़मीन के ऊपर देखा है कि हम इस पेड़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके आसपास किस पेड़ में, किसकी जड़ में वो सेराटोसिस्टिस चला गया है या कीड़ा कहाँ से कहाँ चला गया है, ये हम नहीं जान पाएंगे। तो हमने क्या किया, आधा मैनेजमेंट किया अगर हम एक पेड़ को कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इसका मैनेजमेंट हो और इसकी पेरिफेरी में जितने पेड़ हैं उन सबका मैनेजमेंट हो। इसका मैनेजमेंट आसान है। बहुत सस्ता सा एक केमिकल आता है जिसको हम रोको एम के नाम से जानते हैं। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट थायोफिनेट मिथाइल है और उसमें आपको क्या करना है कि जैसे ये पेड़ है, मान लीजिए हम इसी पेड़ का अगर मैनेजमेंट करना चाह रहे हो तो इसका करने का तरीका क्या है। इस पेड़ में जितना पोर्शन आपका डेड हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो कि ये पेड़ आधा तो मरा ही हुआ है, ठीक है। तो हम हालांकि बहुत एडवांस स्टेज में हैं इस पैथोजन के, ठीक है, इस बीमारी के। इधर से हम आधा पेड़ काट के इसको हटा दें। हटाने के बाद, क्योंकि ये पेड़ वैसे भी मर चुका है, बीमारी से मरा है, उसके बाद इसमें कीड़ा भी आ गया है और इसमें ये जो डेड लॉग के ऊपर जो मशरूम उगना शुरू होता है वो भी होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इस आधे पेड़ को काट दें। यहाँ से काटने के बाद इसमें 3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर बोर्डो मिक्सचर, इसका लेप लगा के, इसका एक घोल, गाढ़ा सा घोल बना के जहां हमने काटा है उसको कर दें। इसे वूंड ड्रेसिंग कहते हैं, यानी चोट की ड्रेसिंग करना। तो हमारा जो जहां से पेड़ कटेगा वो खुला घाव की तरह नहीं रहेगा, उतना काट दिया हमने और वो ऊपर ऊपर हो गया। उसके बाद क्या किया, नीचे के जितना ये इसका पत्ता है, तो क्योंकि ये पेड़ बहुत बड़ा है तो समझ लीजिए 2-2.5 मीटर का गड्ढा करना पड़ेगा। 2-2.5 मीटर चौड़ा गड्ढा एक करके, ठीक है, कम से कम आधा मीटर गहरा गड्ढा करके इसमें हमको दवा डालनी है। वो दवा हमको डालनी है थायोफिनेट मिथाइल, जो कि हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से डालेंगे। तो इतना बड़ा पेड़ है जो कट के ऐसे होगा तो इसमें कम से कम 10 से 15 लीटर पानी का घोल पड़ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको कर देंगे तब इसके साथ जो बाकी हरा पेड़ लगा है उसको प्रून करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे बीमारी नहीं आई फिलहाल। इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा गड्ढा करेंगे। जितना बड़ा पेड़ है उतना बड़ा गड्ढा होगा। मान लीजिए ये छोटा सा पेड़ इसके साइड में लगा है, अगर हम इसका भी ट्रीटमेंट करना चाहें तो हमको आधे मीटर या 1 मीटर का ही गड्ढा करना पड़ेगा। और उन सब में 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप थायोफिनेट मिथाइल को डाल दीजिए। तो आपने ये पूरा का पूरा इस पेड़ के आसपास का जितना पेड़ है उन सबको आपने प्रबंधन कर दिया। ये रिपीट कब करना है, क्योंकि ये बहुत सीवियर सिम्टम है, इसका 20 दिन पे आप रिपीट करेंगे इसकी एप्लीकेशन। अगर बरसात का मौसम है या ऐसा नमी वाला मौसम है तो और थोड़ा देर में जा सकते हैं, इसको 1 महीने पे 2 बार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए और इसको ऐसे करके रख सकते हैं। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन है तो इसको आप अनंत काल तक हमेशा केमिकल के साथ कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो मिट्टी के जीवाणु होते हैं और मिट्टी में जो इस तरह की फंगस रहती है वो इतनी रेजिलियंट और इतनी ताकतवर होती है कि उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके पास बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स हैं कि वो अपने आप को जिंदा रख लेती है। तो आपको क्या करना है, अब इसके लिए हमें सस्टेनेबल, जो लंबे टाइम तक चले, ऐसा कोई उपचार चाहिए। वो उपचार क्या है, जब आपने थायोफिनेट मिथाइल को डाल दिया, आपने 20 दिन या 1 महीने के लिए छोड़ दिया, रिपीट एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि कम से कम 3-4 महीने होने के बाद अब इसमें थायोफिनेट मत डालिए, अब आप इसमें ट्राइकोडर्मा डालना शुरू करिए। 10 ग्राम या 10 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप उसका घोल बनाएंगे। वो घोल बना के आप इस पेड़ के आसपास डाल दीजिए। इसमें डाल सकते हैं आप बागान में आसपास जितने आपके पेड़ हैं उनमें डाल सकते हैं। तो ये 2 तरह से काम करता है। ये ग्रोथ प्रमोटर भी है, यानी पेड़ की अपनी ग्रोथ भी बढ़ाएगा, और दूसरा जो भी मिट्टी में कुछ ऐसे रोगात्मक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फंगस हैं, इन सबको भी कंट्रोल करता रहेगा। तो ये आपका एक सस्टेनेबल है और सस्ता आता है और पोल्यूशन नहीं करता, मिट्टी खराब नहीं करता, पानी खराब नहीं करता। तो ये हमेशा आपका चलता रहेगा। आपने आज ट्राइकोडर्मा डाला है, 2 महीने बाद फिर से डाल दीजिए, 2 महीने बाद फिर से डाल दीजिए, हमेशा डालते रहिए। धीरे धीरे करके क्या होता है, ट्राइकोडर्मा जब ज़्यादा होने लग जाता है तब वो जो मिट्टी में मान लीजिए और भी कुछ पनप रहा हो उसको वो
आने नहीं देता। मान लीजिए और भी कोई बीमारी हो, फ्यूजेरियम ही हो, सेरेटोसिस्टिस और हो, तो वो बाकी सारी चीज़ों का पॉपुलेशन और इनोकुलम लोड कम कर देता है और धीरे धीरे करके वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है। हालांकि ट्राइकोडर्मा डाल के उसका इफेक्ट देखने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन वो करते रहेंगे तो आपको एक लॉन्ग रन में एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है, जो कि आपको बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताने वाली ये है कि आपको किस समय इस पेड़ पर उपचार करने की ज़रूरत है। अब पेड़ जैसे ये पेड़ है, जब पेड़ इतना ख़त्म हो गया है कि आधा पेड़ ख़त्म हो गया और इसमें आधे में छेद आ गए, मर गया आधा पेड़, तब हम इसका सोच रहे हैं कि हम केमिकल को डाल के इसको बचा लेंगे, तो ऐसा बड़ा मुश्किल है जी। आपको क्या करना है कि जब पेड़ सूखना शुरू हुआ है, ऐसे पेड़ को बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि पुराना पेड़ है, किसान को भी लगता है कि मैंने पाल पोस के इतना बड़ा पेड़ किया और उसके बाद मैं उसको काट के फेंक दे रहा हूँ, जबकि आधा है, तो बचाने की गुंजाइश है तो बचा लेना चाहिए, कोशिश पूरी करनी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे इसको करने की, ठीक है, लेकिन कारगर उपचार तब होगा जब जस्ट उसमें सिम्टम आने शुरू हुए हैं और आपने उसमें केमिकल को डाल दिया है, तभी हो सकता है। इसमें दो चीज़ें थोड़ी इम्पॉर्टेंट और हैं, वो ये कि ये बीमारी आप ऐसे कतई मत सोचिए कि ये जो बूढ़ा पेड़ है पूरे के पूरे बाग का सिर्फ उसमें आ रही है, ऐसा नहीं है। ये 2 साल के पेड़ में भी आती है, ये 10 साल के पेड़ में भी आती है, और इसके जैसे पेड़ जो कम से कम 60 साल पुराने हैं, ये बहुत पुराना पेड़ है, तो ये तो हो ही जाते हैं। ये तो थोड़े सेनाइल हो गए हैं, बूढ़े हैं, इनमें ज़्यादा मैनेजमेंट भी नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ये इसलिए भी अफेक्टेड हो जाते हैं। हमसे ज़रा सी चूक हो गई इसके सिम्टम को पहचानने में, या हमने आज नहीं करके हमने सोचा कि 1 महीने बाद इसको कर लेते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो समझ लीजिएगा पेड़ आपका हाथ से चला जाएगा। क्योंकि 1 महीने में तो इस बीमारी में दम है कि 1 महीने में पेड़ को ख़त्म कर देगी, एकदम पूरा सुखा के ख़त्म कर देगी, कीड़े ले लेंगे इसको, ठीक है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें जब आप इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया, पेड़ तब भी नहीं बच पाया, तब आप क्या करेंगे? क्या इसको काट के यहीं पे छोड़ देंगे? ऐसा कतई मत करिएगा, क्योंकि ये एक पेड़ अगर ऐसा खड़ा रहेगा तो ये इनक्यूबस बन जाता है, यानी ये गढ़ बन जाता है पैथोजन और कीड़ों का, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको पहले ऊपर से पूरा काटेंगे, उसके बाद जेसीबी बुला के इसका जो पूरा स्टंप है नीचे, क्योंकि आम की जड़ें बहुत दूर तक रहती हैं, ये नीचे से पूरा स्टंप इसका निकालना पड़ेगा, ज़मीन से निकाल के उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, और उस गड्ढे को फिर से उसी केमिकल के साथ ट्रीटमेंट करके छोड़ना पड़ेगा। इतना नहीं करेंगे तो आपका जो एक बागान में आज अगर एक पेड़ ख़त्म हुआ है इस मैंगो डिक्लाइन से, ये अब बीमारी आपकी 2 साल बाद दूसरे पेड़ को भी चपेटे में लेगी, और हो सकता है तब ऐसे पेड़ को चपेटे में ले जो जस्ट आपका अभी लगा है, खूब अच्छा फलता हुआ आम है, यंग पेड़ है, नया पेड़ है, हो सकता है उसको चपेटे में ले लें, उसको जल्दी मार देगी। तो इसलिए स्टंप को अपने बागान से ज़रूर निकालिए। अभी तक हमने जो देखा वो हमारा सडन डिक्लाइन या आम का सूखा रोग था। अभी हम दूसरे रोग के बारे में बात करेंगे, और जो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है, इसीलिए दोनों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो दूसरा रोग है वो है आम का डाईबैक रोग, इसे उल्टा सूखा रोग भी कहते हैं, और ये भी बड़ा प्रचंड उसमें आता है। इस रोग के साथ ये है कि अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर देंगे तो ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है मैनेज करने के लिए, बस है कि इसमें प्रॉपर अगर टाइम टू टाइम मैनेजमेंट चलता रहेगा, प्रूनिंग चलती रहेगी, छटाई कटाई चलती रहेगी, तो ये आपका मैनेज हो जाता है, रुक जाता है। तो आप ये देख सकते हैं, जो ये पेड़ पीछे मेरे खड़ा हुआ है, ये पेड़ 4 साल का है और ये वैरायटी है मालदा। इसमें ऊपर से जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो सिम्टम है ये डाईबैक का सिम्टम है। डाईबैक पता कैसे चलता है? आप किसी भी बाग में जाइए, किसी भी पेड़ के सामने जाइए, अगर उस पेड़ में आपको जहाँ पर उसकी पत्तियाँ हैं उसके ऊपर छोटी छोटी नंगी डालें दिखाई दे जाएंगी, काली काली, ठीक है, जिनमें पत्तियां होनी चाहिए थी लेकिन पत्ती है नहीं वहां पर, वो अलग से पता चल जाता है, पूरी आपकी कैनोपी के बाहर बाहर निकली हुई दिखाई दे जाती हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये डाईबैक है। डाईबैक से और क्या पता चलता है कि इसमें अगर आप इसकी डाल ऊपर से तोड़ के देखेंगे, जो ऊपर से नंगी हो गई है, यानी पत्तियां झड़ के पीछे की तरफ, ऊपर से सूखती हुई नीचे की तरफ आती हैं, अगर आप उसको करके देखेंगे, आप उसको हल्का सा तोड़ के देखेंगे तो वो काली भी हो जाती है, वो मरती जाती है। ये
ये आपका लैसिडिप्लोडिया थियोब्रोमे एक का आपका पैथोजन है और दूसरा है बॉट्रायोडिप्लोडिया। इनसे ये बीमारी आती है। इसमें क्या है कि आपको इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, इसकी डीप प्रूनिंग करनी है। जहाँ तक ये सूख गया है उसके नीचे और थोड़ा सा, जब तक आपको साफ डेंटल दिखाई ना देने लग जाए तब तक उसको सिकेटियर या किसी आरी से या सॉ से उसको काट दीजिए। काटने के बाद उसमें 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड उसको डाल दीजिए, या फिर आप उसमें बॉडेक्स मिक्सचर रहता है, बोर्डो मिक्सचर, इसका करके एक गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट लेके, जैसे मैंने वहाँ बताया वुंड ड्रेसिंग करने के लिए जहाँ पे आप काटें वहाँ पर जिस तरह से हम दवा लगा लेते हैं अपने घाव पर, उस तरह से हम यहाँ पर COC या फिर बोर्डो मिक्सचर लगा देते हैं। जहाँ जहाँ आपने काटा वहाँ वहाँ उसको लगा दीजिए। अगर पेड़ बहुत बड़ा है कि आप हर जगह लेप नहीं कर सकते तो 3 ग्राम प्रति लीटर का थोड़ा सा और तरल अच्छा सा गीला गीला सा एक सोल्यूशन बना के उसको गटूर स्प्रे या किसी चीज़ के स्प्रे से आप जहाँ जहाँ आपने काटा है वहाँ वहाँ उसको स्प्रे कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो जहाँ से आपने काटा है वो सब खुला घाव की तरह नहीं रहेगा और पेड़ आपका वापस से रिवाइव हो जाएगा। इसी पेड़ में दूसरी बीमारी भी लगी हुई है, तो ये 2 बीमारियों का कॉम्प्लेक्स कह लीजिए या दोनों एक साथ आई हुई हैं। ऊपर आप देखेंगे ये सारा डाइबैक है और इसमें नीचे पत्ती में एंथ्रेक्नोज का भी रोग आया हुआ है। एंथ्रेक्नोज क्या है, पत्ती के ऊपर आप छोटे से भूरे भूरे से उसमें स्पॉट्स नजर आते हैं जो कि बड़े होके फिर वो पत्ती में ज़्यादा उसको सुखा देते हैं, पत्ती टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और होने के बाद धीरे धीरे करते हुए आपके तने में भी वो रोग आना शुरू हो जाएगा। आने के बाद जब वो पूरी तरह पेड़ में सेट हो जाता है तो वो आम में भी आने लगता है। अभी तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस पेड़ में डाइबैक बहुत भयंकर आया हुआ है, इसकी वजह से इसमें ये मालदा इस बार फला भी नहीं है। तो अगर डाइबैक और एंथ्रेक्नोज हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फलने में भी प्रॉब्लम आती है। अब देखिए जैसा मैं आपको बता रही थी कि ऊपर जो इसमें दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा आपका डाइबैक है, ठीक है, लेकिन पत्ती पर एंथ्रेक्नोज आया हुआ है। ध्यान रखने की बात है कि डाइबैक पत्ती पर नहीं आता, डाइबैक सिर्फ तने पर आता है, छोटी छोटी डंडियों पे, छोटी छोटी शाखाओं पे आता है। पत्ती पूरी की पूरी सूखती है और फिर झड़ जाती है। विल्ट में पत्ती झड़ती नहीं है, गमोसिस बहुत ज़्यादा होते हैं, कीट के छेद भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ऊपर से ये डाइबैक का सिम्टम है, ये डाइबैक जैसे देख लीजिए इस ट्विग में डाइबैक है। अब हम इसको अगर तोड़ेंगे तो भी इसमें हमें अंदर सब काला काला नजर आएगा, ये सारी मर चुकी है। इसमें अगर हम यहाँ से पैथोजन निकालना चाहें तो हमें पैथोजन भी मिल जाएगा। तो ये डाइबैक है। जो दूसरा आपका बीमारी है वो है एंथ्रेक्नोज। इसकी पत्ती पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे ये ऐसे निशान हैं, ये जो छोटे छोटे इसमें ब्राउन स्पॉट्स हैं ये एंथ्रेक्नोज है। शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद पत्ती में विकृति हुई, फिर पत्ती ऐसे झुलस के टेढ़ी मेढ़ी हो गई और ये धीरे धीरे होके हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये इसके तने पर भी आना शुरू होता है। जो काले काले यहाँ पर धब्बे दिखाई दे रहे हैं ये डाइबैक के धब्बे नहीं है, ये एंथ्रेक्नोज के धब्बे हैं। जो ऐसे आप इसको तोड़ेंगे तो अंदर से जो आपका छाल के अंदर का जो जाइलम है वो सारा का सारा आपको सफ़ेद नजर आएगा, लेकिन ऊपर ये सारा काला है। काला होके ये पूरा ऊपर से इसको डेड कर देता है, ऊपर से डेड करता है फिर अंदर से इसको ख़त्म कर देता है। और ये बीमारी क्या होती है, उसके बाद ये आम में आनी शुरू होती है। तो ये इस तरह से ये 3 बीमारियां आम की बहुत भयंकर हैं और इनकी वजह से लॉस बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या करेंगे एंथ्रेक्नोज में, अगर एंथ्रेक्नोज है, अभी मान लीजिए इसी पेड़ का हमको मैनेजमेंट करना है तो हम पूरे पे COC का स्प्रे कर सकते हैं। इस पूरे पर हम या तो बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे कर सकते हैं, ये सारा का सारा आपका वायबल है। अगर खाली एंथ्रेक्नोज पे करना है तो थायोफेनेट मिथाइल आप जो उसमें पेड़ में डाल रहे हैं जहाँ विल्ट है वही इसमें भी काम कर जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो एंथ्रेक्नोज के साथ ध्यान रखने वाली है कि सिर्फ पेड़ तक नहीं करना है, इसके बाद जो इसका आम निकलता है जब आप उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, मान लीजिए इस पेड़ में तो नहीं आ रहा है, कहीं पर जहाँ सिर्फ एंथ्रेक्नोज है वहाँ आम भी निकल रहा है, वो आम जब आप उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो आम को ज़रूर उसको रखने से पहले फटाफट से उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट देना है, यानी कि 50 से 55 डिग्री क्या जो गर्म पानी है इस पानी में उसको तुरंत डिप करके निकाल देना है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो आम है उसमें अगर उसके जो स्किन है या उसका छिलका है उसमें अगर एंथ्रेक्नोज का जीवाणु है या उसका फफूंद है तो वो उसका वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो आपका आगे आम खराब नहीं होगा, या उसको एज अ सीड यूज़ करना चाहेंगे तो वो खराब नहीं होगा। तो ये 3 बीमारियों का हम अगर प्रबंधन कर सकते हैं, एक साथ भी हो सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं इस एक ही बाग में आपको अलग अलग तरह के भी बीमारी नज़र आ रही हैं, आप एक ही केमिकल से कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि समय से इसका उपचार ज़रूरी है, तभी आपको इससे निदान मिलेगा। ये बीमारी के लिए और भी जानकारी आपको अगर चाहिए
चाहिए हो, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो या आम की और किसी बीमारी के बारे में जानकारी हो तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप आइए, हमसे बात करिए, हमसे पूछिए कि निदान क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम हमसे साझा करिए और हमारा जो यूनिवर्सिटी का चैनल है इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत नए टॉपिक्स और एकदम जो कमिंग ऑफ एज टॉपिक हैं, नए टॉपिक हैं, उनके बारे में यहाँ पर टॉक्स होती हैं, वो ज़रूर आपको लाभकारी होंगी। धन्यवाद।